हेलो एवरीवन, टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए पहले शुरू करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था अमेरिकन फुल ब्रूड या संक्षिप्त में AFB क्या है। ऑप्शंस थे A कैलिफोर्निया में एक फल, B दुनिया का सबसे बड़ा जंगली फूल, C बांस की प्रजातियां या फिर D मधुमक्खियों का एक रोग। तो इसका सही उत्तर था विकल्प D मधुमक्खियों का एक रोग। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मधुमक्खियों हेतु दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। ये टीका मधुमक्खियों को घातक जीवाणु रोग यानी अमेरिकन फुल ब्रूड AFB से बचाता है, इसलिए विकल्प D सही है। अमेरिकन फुल ब्रूड पेनिबेसिलस जीवाणु के लार्वा के कारण होती है। इस घातक बीमारी की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब यह विश्व स्तर पर फैल गई है। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। वैश्विक भू राजनीति के संदर्भ में सेनकाकू द्वीप किस जल निकाय में स्थित है? A दक्षिण चीन सागर, B पूर्वी चीन का समुद्र, C काला सागर या फिर D कैस्पियन सागर। सही आंसर है ऑप्शन B पूर्वी चीन का समुद्र। चीनी जहाजों की बढ़ती उपस्थिति के बीच जापान ने सेनकाकू द्वीप के पास सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है, इसलिए विकल्प B सही है। सभी द्वीपों का कुल भूमि क्षेत्र लगभग 6.3 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे बड़ा उत्सुरी द्वीप है जिसका आकार लगभग 3.6 वर्ग किलोमीटर है। ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिपिंग लेन के नजदीक है और माना जाता है कि यहाँ तेल के भंडार मौजूद हैं। ये 1972 से जापान द्वारा प्रशासित है, लेकिन इसकी कानूनी स्थिति अब तक विवादित रही है। जापान और चीन दोनों देश इन द्वीपों पर अपना मालिकाना हक जताते रहे हैं। चलिए अगला सवाल। माधव नारायण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में, मॉरिशस में, अमेरिका में या फिर भारत में? सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। हाल ही में नेपाल में हिंदू भक्तों ने माधव नारायण उत्सव के लिए महीने भर का उपवास शुरू किया। नेपाल के भक्तपुर में नेपाली हिंदू श्रद्धालु माधव नारायण महोत्सव के दौरान अनुष्ठान करते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। इस उत्सव के दौरान श्रद्धालु हनुमंते नदी में डुबकी लगाते हैं। आपको बता दें कि हनुमंते नदी बागमती नदी की एक सहायक नदी है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सगोल कांगजेई या शगोल कांजय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सिक्किम में लोक नृत्य, त्रिपुरा में मार्शल आर्ट, मिजोरम में लोक संगीत या फिर मणिपुर में पोलो जैसा खेल? सही उत्तर है ऑप्शन डी मणिपुर में पोलो जैसा खेल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के इम्फाल में एक शगोल कांजय खिलाड़ी की 122 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। शगोल कांजय या सगोल कांगजेई मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है जिसकी शुरुआत 3100 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक समय के पोलो खेल की उत्पत्ति इस खेल के जरिए मणिपुर में हुई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। इस खेल में खिलाड़ी घोड़ों, विशेष रूप से मणिपुर टट्टू की सवारी करते हैं। मणिपुर टट्टू भारत की 5 मान्यता प्राप्त घोड़ों की नस्लों में से एक है और मणिपुरी समाज के लिए इसका सांस्कृतिक महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में दीपोर बील क्या है? 12मासी झाड़ियों की प्रजाति, मीठे पानी की झील, पर्वत श्रृंखला या फिर मूंगे की चट्टान? सही आंसर है ऑप्शन बी मीठे पानी की झील। हाल ही में एक सर्वेक्षण के मुताबिक असम के दीपोर बील में 97 प्रजातियों के 26,000 से अधिक पक्षी हैं। इस सर्वेक्षण से पक्षियों की विविधता और प्रजातियों की कुल संख्या में वृद्धि का पता चला है। दीपोर बील गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित एक विशाल जल निकाय है। ये मीठे पानी की झील और असम का एकमात्र रामसर स्थल है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये आसपास के वन क्षेत्रों में रहने वाले जंगली हाथियों के लिए सबसे बड़ा जल निकाय है, क्योंकि यह रानी आरक्षित वन से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउड फॉरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये वन उष्णकटिबंधीय पर्वतों के ऊपर होते हैं और 2. दुनिया के 90% क्लाउड फॉरेस्ट केवल 25 देशों के पास है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड सरकारों को अपने क्लाउड फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्लाउड फॉरेस्ट या मेघ वन उष्णकटिबंधीय पहाड़ों के शीर्ष पर होते हैं, जो अक्सर बादलों से घिरे रहते हैं, इसलिए कथन एक सही है। ये बादल हवा से नमी को कैप्चर करते हैं और लोगों व उद्योगों को साफ जल उपलब्ध कराते हैं। दुनिया के 90% क्लाउड फॉरेस्ट केवल 25 देशों के पास है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही हो जाता है।
इन देशों में लगभग 979 पनबिजली बांध हैं, जिनमें से लगभग आधे मेघवन से प्राप्त जल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा सूडान के साथ लगती है? 1 लीबिया, 2 इरिट्रिया और 3 इथियोपिया। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। भारतीय बटालियन की तैनाती संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। आपको बता दें कि सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है जो 1956 में आजाद हुआ था। सूडान की राजधानी खार्तूम है, जो ब्लू नील और व्हाइट नील नदियों के जंक्शन पर देश के लगभग केंद्र में स्थित है। सूडान की सीमा उत्तर में मिस्र, पूर्व में लाल सागर, इरिट्रिया और इथियोपिया से, दक्षिण में दक्षिण सूडान, पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड और उत्तर पश्चिम में लीबिया से लगती है। इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला किसके बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और लहासा, लद्दाख और कश्मीर घाटी या फिर उत्तराखंड और तिब्बत। सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख और कश्मीर घाटी। पहली बार लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा 6 जनवरी तक खुला रहा, इसलिए विकल्प सी सही है। आमतौर पर सर्दियों के दौरान भारी हिमपात के कारण ये बंद रहता है, जिससे लद्दाख क्षेत्र का संपर्क कश्मीर से कट जाता है। जोजिला में भारी बर्फबारी के बावजूद सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने दर्रे को खुला रखा और लद्दाख क्षेत्र से कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की। जोजिला लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पहाड़ी दर्रा है। ये दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़कर लद्दाख और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करता है। इसे बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP और सकल मूल्य वर्धित यानी GVA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, GDP अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य और उत्पाद में जोड़े गए मूल्य की मात्रा को मापता है। और कथन 2, GVA देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2। सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर 7% रहेगी। किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहलाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। किसी देश की GDP में सभी निजी और सार्वजनिक खपत, सरकारी परिव्यय, निवेश, निर्माण लागत और व्यापार का विदेशी संतुलन शामिल है, जबकि सकल मूल्य वर्धित यानी GVA अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य और उत्पाद में जोड़े गए मूल्य की मात्रा को मापता है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में जनगणना का उल्लेख है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर अवशिष्ट सूची। सही आंसर है ऑप्शन ए, संघ सूची। हाल ही में भारत में 10 वार्षिक जनगणना अभ्यास को सितंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत में आखिरी जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 69 में जनगणना का उल्लेख है, इसलिए विकल्प ए सही है। संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति संसद के पास होती है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि राज्य और संघ के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। ये है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। चलिए अगला और अंतिम सवाल, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या है? ए, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, बी, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, सी, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार या फिर डी, अपना भारत अपना गौरव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। इसमें गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी शामिल होंगे। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है, इसलिए विकल्प सी सही है।
इस बार के सम्मेलन के लिए 70 विभिन्न देशों के 3,500 से अधिक डायस्पोरा सदस्यों ने पंजीकरण कराया है। आपको बता दें कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापसी की याद में मनाया जाता है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। वित्तीय समावेशन कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शंस है ए इंदौर, बी कोलकाता, सी लखनऊ या फिर डी नागपुर। तो प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।